तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो बड़ी ही मुश्किलों से निकलकर अपने विलेज तो पहुंच गया था, मगर उसके विलेज में वहां पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। वो हर एक को उसके रूम में जाकर तलाश करके देखता है, मगर कोई भी ग्रैंडपा या ग्रैंडमा वहां पर मौजूद नहीं थे। जिसके बाद उसे वहां पर कुछ लेटर्स नजर आते हैं। उन लेटर्स में उसके ग्रैंडपास ने लिखा था कि वो लोग केयरफ्री लैंड को ढूंढने के लिए डार्कनेस के अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को काफी टाइम लग सकता है। इसलिए अगर मोशन न्यू ईयर पे यहाँ पे आए तो वो उन लोगों के पेट्स को अच्छी तरह से खाना खिला दे। उन लेटर्स को पढ़ने के बाद मोशन बिल्कुल हैरान होता है कि सारे के सारे लोग एक साथ ही उस केयरफ्री लैंड को ढूंढने के लिए क्यों गए हैं। चलो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा तो समझ में आते हैं, मगर एंसेस्ट्रल मास्टर वो वहां पर क्यों गए हैं। उसे अब समझ में आ रहा होता है कि पिछले 6 महीनों से उसने बाकी ग्रैंडपास को नहीं देखा है। इसका मतलब ये था कि वो लोग डार्कनेस के अंदर गए हुए हैं। मगर वो किलिंग ड्रैगन हंसते हुए उससे कहता है कि आखिर ये केयरफ्री लैंड है क्या चीज। मोशन उन्हें कुछ बता पाता, अचानक से उसे ग्रैंडपा लॉन्ग की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि मोशन मेरे लिए खाना बना दो, भूख से मेरी जान जा रही है। मोशन जब वहां पर ग्रैंडपा लॉन्ग को देखता है तो वो खुशी के मारे पागल हो जाता है और जाते साथ ही उनसे कहता है कि शुक्र है कि आप अभी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं अभी आपके लिए मजेदार खाना बना कर लाता हूँ। बाकी सारे तो चले गए थे, मगर एक ग्रैंडपा की वजह से ही वो बिल्कुल खुश हो गया था और उसके लिए खाना बनाने के लिए फौरन से किचन में चला जाता है और सबसे पहले जो जो चीजें उसे चाहिए होती हैं वो उन्हें काटना शुरू कर देता है। और फिर खाना पकाने में वो किलिंग ड्रैगन भी उसकी मदद करता है और उसे आग जला कर देता है। और मोशन उसी आग के ऊपर अपनी हांडी रख के उससे इतना मजे का खाना बनाता है और इतने स्टाइलिश तरीके से पका रहा होता है कि जैसे वो कोई प्रोफेशनल कुक हो। उसके कुकिंग स्टाइल से वो किलिंग ड्रैगन और वो लिंगर दोनों ही सरप्राइज थे। ऐसा लग रहा था कि मोशन उन कुकिंग स्किल्स को बहुत ही लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है, जिसकी वजह से अब वो एक मास्टर शेफ की तरह काम कर रहा था। और हम देखते हैं कुछ देर की कुकिंग के बाद मोशन वो खाना बनाकर तैयार कर लेता है और उन लोगों को सर्व भी करता है। वो सब लोग अपने अपने हिस्से का खाना खाते हैं और ग्रैंडपा लॉन्ग जब वो खाना खाता है तो वो पहले ही निवाले के साथ बिल्कुल हैरान हो जाता है और मोशन से कहता है कि तुम्हारे कुकिंग स्किल सच में बहुत ही लाजवाब है। लगता है तुमने यानकांग हेड शेफ से कुछ ना कुछ सीखा है या फिर वहाँ के कैपिटल के रेस्टोरेंट में जाकर कोई स्किल सीखे हैं। मगर मोशन उससे कहता है कि ग्रैंडपा आप इतने लंबे टाइम तक कहाँ थे। तो ग्रैंडपा लॉन्ग कहता है मैं तो असल में म्यूट को ढूंढने के लिए यानकांगो किंगडम में गया हुआ था, मगर बदकिस्मती से मेरे पैसे वहाँ खत्म हो गए थे। मैं चाहता था कि शायद मैं वहां पर अपनी कुछ पेंटिंग सेल करूंगा तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और उन पैसों से मैं अपना पेट भर सकूंगा। मगर वहां पर पेंटिंग सेल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि लोगों के दिल बहुत ही ज्यादा करप्ट हो चुके हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं कि वो लोग किन पेंटिंग्स को इग्नोर कर रहे थे। बदकिस्मती से मैं वहां पर एक भी नहीं बेच पाया। ओल्ड लेडी भी आई थी, उस ओल्ड लेडी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, मगर उन पैसों के बदले में उसने मुझे बहुत सारी बातें भी सुनाई थी। मगर ये बात तुम अपने ग्रैंडपा फार्मेस से मत करना, वरना वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। वैसे भी वो हमेशा से मेरी खिल्ली उड़ाता है और कहता है कि मेरी पेंटिंग्स बिल्कुल बेकार हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उसे लगता है कि उसकी मेडिसिन वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है और वो ज्यादा कमाता है। तो मोशन कहता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जंग लगी हुई है और हर एक शख्स खाने पीने के लिए और मेडिसिन के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, ना कि पेंटिंग्स के लिए। अगर नेक्स्ट टाइम आपको अपनी पेंटिंग्स बेचनी हो तो आप सारी की सारी पेंटिंग्स इंपीरियल मास्टर के पैलेस में भिजवा दीजिएगा। वो आपको इन पेंटिंग्स की बहुत ही अच्छी तरह से प्राइस भी देंगे। उन्हें इन पेंटिंग्स की वैल्यू बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है। मगर ग्रैंडपा लॉन्ग कहता है कि लास्ट टाइम तो मैंने यानकांग किंगडम की हजारों सोल्जर्स को एक बार में ही खत्म कर दिया था। अगर मैं उसके घर अपनी पेंटिंग्स बेचने के लिए गया और उसे पता चल गया कि मैं वही शख्स हूँ तो वो वही मुझे खड़े खड़े मार डालेगा। मैं उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता। मगर मोशन कहता है कि ऐसा करें फिर आप इंपीरियल एकेडमी में आकर मुझे ढूंढिएगा, मैं आपकी सारी की सारी पेंटिंग्स खरीद लूंगा। चले अभी के लिए मैं आपकी कुछ पेंटिंग्स अभी ही खरीद लेता हूँ, मुझे बताइए कि आपकी पेंटिंग्स कहाँ हैं। तो ग्रैंडपा लॉन्ग कहता है कि वो सारी की सारी मैंने जला दी। मगर उसे वहां पर एक छोटा सा लेटर भी मिलता है जिसे देखकर वो कहता है कि ये गंदी सी राइटिंग किसकी है। लगता है अब मुझे उन लोगों को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो वहां से उठकर डीमन लॉर्ड डूडियान की तरफ देखता है तो वो कहता है कि ये क्या चीज है, तुम कहां से लाए हो ये। इतने में डीमन लॉर्ड कुछ कह पाता। ग्रैंडपा लॉन्ग कहता है ये बिल्कुल भद्दा लग रहा है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, मगर पीछे से डीमन किंग डूडियान कहता है
तुम्हारे ग्रैंड पास में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि मैं एक डीमन किंग हूँ और मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मगर मोशन कहता है कि ग्रैंडपा लॉन्ग वो नहीं सुन सकते। पर डीमन लॉर्ड कहता है अभी तो तुम उनके साथ बैठकर बातें कर रहे थे, वो तुम्हारी बातें सुन रहे थे। तो मोशन कहता है हाँ, कभी वो सुनते हैं कभी वो नहीं सुनते। मगर डीमन लॉर्ड तो साफ साफ समझ गया था कि उसकी बहुत बुरी वाली बेइज्जती हुई है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब रात होने वाली होती है तो मोशन डीमन किंग से कहता है कि बेहतर यही है कि तुम यहाँ वहाँ घूमने के बजाय एक ही जगह पर ठहर जाओ या फिर घर के अंदर चले जाओ, क्योंकि अब रात होने वाली है और डार्कनेस किसी भी टाइम यहाँ पे आती होगी। मगर डीमन किंग डूटियान वो दिल ही दिल में कह रहा होता है कि इडियट, तुम्हें तो मालूम ही नहीं है कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। तुम्हें भले ही डार्कनेस से डर लगता होगा, मगर इस डार्कनेस को यूज करके मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं तो डार्कनेस के अंदर जाने के बाद मैं फौरन से अपने ट्रू फॉर्म को समन करने की सेरेमनी को तैयार करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मेरा ट्रू फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा मैं हर एक से हिसाब किताब गिन गिन कर चुकता करूंगा। मगर मोशन को पता होता है कि इस डीमन लॉर्ड के इरादे क्या हैं। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वहां पर रात हो जाती है और डार्कनेस हर तरफ आ जाती है तो मोशन वो अपने पेट्स के साथ अंदर सो रहा होता है। मगर डीमन लॉर्ड डूटियान वो अचानक से जाग जाता है। उसे अब अपने प्लान को आगे एग्जीक्यूट करना था, तो उसके लिए वो फौरन से उठता है और उन लोगों से छुप छुप कर दबे पांव वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो बाहर क्लिन ड्रैगन था, वो भी सो रहा था। डीमन किंग उसे भी इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जब वो बाहर देखता है तो बाहर डार्कनेस मौजूद होती है। उस डार्कनेस को देखते ही डीमन किंग कहता है ये डार्कनेस बिल्कुल डिफरेंट तरह की है। उसे वहां पर वो गॉड स्टैचू भी दिखाई देता है। उसे देखकर वो कहता है कि ये यहाँ पे क्यों लगाया गया है। मगर जैसे ही वो डार्कनेस के करीब जाता है और अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर अपनी एक फिंगर उस डार्कनेस के अंदर डालता है तो उसे फील होता है कि वो डार्क एनर्जी उसकी उंगली को खाना शुरू कर रही है। मगर ये देखते ही वो फौरन से अपनी उंगली पीछे खींचता है और वो देखता है कि लाइट की तरफ आते ही वो डार्कनेस उस उंगली को छोड़ देती है, जिस पर उसे समझ में आ जाता है कि ये डार्कनेस नहीं बल्कि ये बहावती है और इससे उलझना इतना भी आसान नहीं होगा। इतने में ग्रेन से रियलाइज होता है कि ये तो बहरा था, इसने मेरी बात कैसे सुन ली। पूरी रात डीमन लॉर्ड वहीं पे ही अटका हुआ होता है और जब सुबह होती है तो वो ड्रैगन चिकन फौरन से आकर सब लोगों को जगाता है। और मोशन जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है तो ग्रैंडपा लॉन्ग उससे कहता है कि मैं विलेज चीफ और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए बाहर जा रहा हूँ, बेहतर है कि तुम यहीं पे ही रुको और अपने डॉग के साथ इस विलेज की हिफाजत करो। ये सुनकर वो क्लिन ड्रैगन कहता है मैं कोई कुत्ता नहीं, मैं एक ड्रैगन और यूनिकॉर्न हूँ। मैं दुनिया का इकलौता नया बीस्ट हूँ जो कि 2 स्पीशीज के साथ मिलकर बना है। पर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ग्रैंडपा लॉन्ग वो फौरन से एक ड्रैगन पेंटिंग बाहर निकालता है और उस ड्रैगन पेंटिंग के अंदर से जब वो ड्रैगन बाहर निकलता है तो वो क्लिन ड्रैगन भी डर जाता है और कहता है कि प्लीज ड्रैगन लॉर्ड मुझे इतना गुस्से से मत देखिए। मगर वो जायंट ड्रैगन जब बाहर निकलता है तो ग्रैंडपा लॉन्ग उसके ऊपर बैठकर वहां से बाकी लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वो क्लिन ड्रैगन कहता है तुम्हारा ग्रैंडपा सब कुछ सुन सकता है। तो मोशन कहता है कि उम्मीद है उन्होंने सब कुछ सुना होगा। मगर वो कहता है चलो देखते हैं कि वो डीमन बॉय कहां पर मौजूद है और क्या कर रहा है। मैंने कुछ न्यू टैनलुओ टेक्निक्स क्रिएट की हैं जो कि उसके लिए बिल्कुल सूटेबल होंगी। ये कहने के बाद वो लोग डीमन किंग डूटियान के पास आते हैं तो वो अभी भी वहीं पे ही फ्रीज होता है और मोशन उससे कहता है कि अच्छा तो वो चीज बहाव आती है। ये सुनकर डीमन किंग भी हैरान हो जाता है और कहता है इसे भी ये बात पता चल गई है, मतलब कि इन दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। मगर वो यहाँ पे एक ड्रैगन एलिफेंट और उस मंकी किंग को ढूंढने की कोशिश करता है और है कि ये लोग इतने लंबे टाइम से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। इतना कहते ही वो खुद ही उन लोगों से मिलने के लिए जैसे ही जाने वाला होता है तो अचानक से कोई चीज उसकी तरफ आ रही होती है। ये देखते ही वो फौरन से एक जोरदार पंच के साथ उन सारी की सारी एनर्जी बोल्ट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। में हमें एक बंदे की आवाज सुनाई देती है, वो हंसते हुए कहता है कि हमने तुम्हें ढूंढने के लिए जमीन और आसमान एक कर दिया, मगर देखो तुम यहाँ पे मौजूद हो। सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पे मिल जाओगे। मोशन उससे कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, जिस पर वो मॉन्क कहता है कि तुमने अपने इन डीमंस के साथ मिलकर न जाने कितने लोगों को मारा है, इसीलिए तुम्हारे इस किए की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है और मैं तुम्हें और तुम्हारे पेट्स को एक साथ मिलकर यहाँ पे मारूंगा। मगर मोशन उन लोगों से कहता है हमारे होली चर्च ने जिस डीमन को सप्रेस किया था तुम लोगों ने जानबूझकर उसे रिलीज कर दिया। अगर तुम लोगों ने उसे आजाद न किया होता तो वो डीमन गर्ल किसी और को चोट पहुंचाती ही नहीं। अगर तुम्हारे फेलो डिसाइपल्स मारे गए हैं तो वो तुम्हारी अपनी गलती की वजह से मारे गए हैं।
मगर वो मॉन्क कहता है तुमने उस डीमन को पानी के नीचे छुपाया हुआ था और उसकी वजह से ही हम लोग धोखा खा गए, वरना हम लोग इस तरह की कोई भी गलती नहीं करने वाले थे। मगर मोशन कहता है कि जेन मास्टर, मैं जानता हूं तुम्हारी बॉडी के बिल्कुल डीप में भी एक डीमन मौजूद है, पर वो मॉन्क कहता है कि तुम एक डीमन हो और मैं तुम्हें वहीं भेजूंगा जहां डीमंस को भेजा जाता है। ये कहने के साथ वो फौरन से अपने रेलिक को बाहर निकालता है और मोशन कहता है कि चलो आज 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल पावर को यूज करने का वक्त आ गया है। मैंने अपने बाकी के स्पिरिचुअल लॉर्ड फॉर्म को भी मास्टर कर लिया है, अब उन्हें यूज करने का वक्त आ गया है। इतना कहने के साथ हमें उसके पीछे एक गोल्डन ओरा दिखाई देता है। वो मॉन्क उस पर हमला करने से पहले मोशन से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह कोई खून का प्यासा नहीं हूं, मैंने पहले ही अपने विल थॉट्स को रिफाइन करके एक ज़ेन बीट के अंदर लॉक कर दिया है। ये कहने के साथ वो उस बीट को पूरी तरह से क्रैक करता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी उस बीट को यूज करके अपनी फुल स्ट्रेंथ को अचीव करूं और मैं तुम्हें बताऊंगा कि इविलनेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो मोशन कहता है ठीक है तो फिर आ जाओ। ये कहने के साथ वो मॉन्क जैसे उस पर हमला करने के लिए आता है तो मोशन एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है और जैसे ही वो मॉन्क अपना रेलिक उस पर मारता है तो अचानक उसे फील होता है कि कोई चीज उसकी तरफ आ रही है। वो उसे ब्लॉक करता है और इतने में मोशन उसके सामने अपीयर होता है तो वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और उसने उस रेलिक को भी रोक लिया था, जिस पर वो मॉन्क कहता है अब तो मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि ये एक डिमोनिक मैजिक है। ये कहने के साथ वो मोशन को पुश करता है तो मोशन पलट कर आता है और उस पर इतनी जोरदार वार करता है कि उस मॉन्क को अब मोशन से लड़ना अब थोड़ा सा महंगा पड़ने लगा था, क्योंकि मोशन की स्पीड और स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी हो चुकी थी और उसके पास अपना एक वेपन था जिसकी वजह से वो काफी ऑफेंसिव हो चुका था। मगर यहाँ पर जैसे ही मोशन अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है तो वो मॉन्क उसे रोकते ही अपना रेलिक उसकी बॉडी पर बहुत ही जोर से दे मारता है, जिससे मोशन फौरन से एक पहाड़ से जा टकराता है और इतने में वो मॉन्क उस पर दोबारा से जाकर टूट पड़ता है और कहता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अपने विल फॉर्म्स को यूज कर रहे हो। ये कहने के साथ हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे पर बहुत ही खूंखार हमले कर रहे होते हैं और वो मॉन्क उस पर एक बहुत ही खतरनाक गोल्डन पाल्म रिलीज करता है जो कि मोशन को सप्रेस करने की कोशिश करती है। मगर मोशन उसे जैसे तैसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर उस पाल्म अटैक का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से वो जमीन के अंदर धंस जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्क एक साथ बहुत सारे पाल्म अटैक करता है जो कि उन पहाड़ों से बाहर नजर आ रहे होते हैं। उसे लगा कि मोशन मर चुका है। वो मोशन से कहता है कि अब अपनी नेक्स्ट लाइफ में एक अच्छे इंसान बनकर पैदा होना, पर देखते ही देखते एक जोरदार गोल्डन एनर्जी बीम रिलीज होती है जो कि उस मॉन्क के फोरहेड के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है। ये देखकर वो खुद भी बिल्कुल चौंक गया था, मगर मोशन फौरन से एक वाटर ड्रैगन रिलीज करता है और उस मॉन्क को वहां से पीछे धकेल देता है और हमें दिखाया जाता है मोशन वो अब एक वाटर लॉर्ड फॉर्म में आ गया था, जिसकी वजह से वो उस मॉन्क को काफी पीछे धकेल देता है। मगर हमें दिखाया जाता है अचानक से वो वाटर लॉर्ड से फायर लॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है और वो मॉन्क अपने डिवाइन मंत्र के जरिए उसे लॉक करने की कोशिश करता है, मगर मोशन उसके डिवाइन मंत्र से भी अपने आप को निकालता जा रहा होता है और उसके आसपास घूमते हुए अपनी एक फायर बोतल के साथ उस पर जैसे ही फायर रिलीज करता है तो वो मॉन्क अपने वेपन के साथ उस फायर को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो वेपन पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। ये देखने के बाद वो मॉन्क और भी ज्यादा जोश में आ जाता है और कहता है कि चाहे भी हो जाए मैं एक डीमन से नहीं हारूंगा। ये कहने के बाद अचानक से वो अपनी पावर को कई गुना बढ़ाता है और अपना साइज भी बढ़ा देता है, जिससे वो मोशन को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर मोशन उसके पंजों से निकलकर फौरन से उसके ऊपर आता है और उसके ऊपर हर तरफ से फायर एनर्जी अटैक्स करना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते अचानक से उसके अंदर वुड एट्रीब्यूट पावर भी अवेकन हो जाती है और वो फौरन से वुड लॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद उसके हाथ में 2 वुड विप्स आ जाते हैं। मोशन उन वुड विप्स का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्क की गर्दन को चारों तरफ से उस वुड विप से लपेट लेता है और फिर उसके दोनों हाथों को भी विप के साथ लपेटने के बाद वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसे हवा में ऊपर उठाता है और इतनी जोर से जमीन पे दे मारता है कि उस मॉन्क को इससे बहुत ही ज्यादा चोटें लगती है, मगर उसका साइज बड़ा होने की वजह से वो कुछ ज्यादा इंजर्ड नहीं होता।
मगर फिर हम देखते हैं अचानक से मोशन फिर से नेदर वर्ल्ड फॉर्म में आ जाता है और उस मॉन्क से कहता है कि चलो बहुत हो गया। वो फौरन से अपनी सोड निकालता है और जैसे ही उस सोड के साथ उस मॉन्क की गर्दन पे वार करता है तो वो सोड उसकी गर्दन के बिल्कुल आर पार निकल जाती है, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और वो सोड वापस से मोशन के हाथ में आ जाती है और उस मॉन्क की बॉडी वापस से नॉर्मल साइज में आ जाती है। जिसके बाद हम मोशन को देखते हैं, वो अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए वहीं पर ही बैठ जाता है और अपनी इंजरीज को हील करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हम उस किलिंग ड्रैगन को देखते हैं जो कि खेल रहा होता है। अचानक से जब मोशन वहां पर आता है तो मोशन को देखकर वो किलिंग ड्रैगन थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि यंग मास्टर आपको क्या हुआ है, आप इंजर्ड लग रहे हैं। हमें दिखाया जाता है वो किलिंग ड्रैगन फौरन से अपने सलाइवा का इस्तेमाल करता है और मोशन की हाथ में मौजूद इंजरी को फौरन से अपने सलाइवा के जरिए ठीक करने की कोशिश करता है और मोशन जैसे ही अपने आप को हील करता है तो इस मर्तबा उसकी हीलिंग पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो खुद को बहुत जल्दी हील कर लेता है। और बाहर आते हुए अचानक वो दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि वहां पर कोई चीज है। वो अपनी डिवाइन आइज के जरिए जूम करता है तो बहुत ही दूर एक जगह पर उसे एक छोटा सा इंसेक्ट दिखाई देता है। उस इंसेक्ट को देखने के बाद मोशन समझ जाता है कि ये एक गू वर्म है। अगर वो लड़की यहाँ पे आसपास कहीं मौजूद है तो वो जरूर 7 स्टार रियलम में होगी और उस पहले वाली इंसेक्ट गर्ल से ज्यादा ताकतवर होगी। और इस वक्त क्योंकि वो सारे के सारे इंसेक्ट योंगजियांग रिवर के आसपास मौजूद है तो हम लोग वहां पर ही उनके लिए जाल बिछाते हैं। ये कहने के बाद वो फार्मिस्ट ग्रैंडपा के रूम में आकर वहां पे मौजूद कुछ पौधों पर पानी डालता है तो वो पौधे बिल्कुल जानदार हो जाते हैं और फिर से अपनी बॉडी के अंदर से कुछ पॉइजनस एसेंस रिलीज करते हैं। वो पॉइजनस एसेंस फौरन से एक जगह इकट्ठा होता है और हम देखते हैं वो सारा एसेंस जब एक पोट के अंदर जाता है तो वो पोट पॉइजनस एनर्जी से पूरी तरह से फिल हो जाता है और मोशन उसके ढक्कन को बंद कर देता है। और फिर वहां से जैसे ही बाहर जा रहा होता है तो वो किलिंग ड्रैगन कहता है कि यंग मास्टर आप कहां जा रहे हैं? तो मोशन कहता है कि बस मैं आता हूं वापस। तो वो ड्रैगन समझ जाता है आप फिर से किसी से लड़ने जा रहे हैं। मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब वो इंसेक्ट्स योंगजियांग रिवर के बिल्कुल ऊपर आते हैं और उस रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो अचानक से कुछ जायंट पिराना मछलियां उन्हें आकर खा जाती है। मगर पानी के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और मोशन देखता है कि वो इंसेक्ट्स फौरन से उन मछलियों की बॉडी से निकल कर बाहर आ रहे हैं, जिस पर वो समझ जाता है कि ये इंसेक्ट इन मछलियों से ज्यादा ताकतवर है। मैंने सोचा भी नहीं था कि योंगजियांग रिवर के ये मॉन्स्टर इन इंसेक्ट्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लगता है उस लड़की ने इन इंसेक्ट्स को और भी ज्यादा अपग्रेड कर दिया है। और फिर वो उस लड़की से कहता है कि एल्डर सिस्टर मुझे बताओ कि मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं। इतना कहने की ही देर थी कि हम वहां पर हजारों की तादाद में बहुत सारे इंसेक्ट्स देखते हैं जो कि एक जगह इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और वो लड़की भी वहां पर मौजूद होती है। क्या तुम भी किसी हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट का हिस्सा हो? तो वो लड़की आकर कहती है तुम मुझे सान की बाव कह सकते हो, मगर तुम क्योंकि मेरे दुश्मन हो और ऊपर से तुम हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के लीडर भी हो तो तुम्हें मेरे ख्याल से इतना पोलाइट नहीं होना चाहिए कि तुम मुझे यानी अपने दुश्मन को एल्डर सिस्टर कहो। तो मोशन कहता है कि मैं इस वक्त डाशू में मौजूद हूँ और मैं कोई डिमोनिक कल्ट सेक्ट का लीडर नहीं हूँ। यूं समझ लो कि मैं इस वक्त एक डाशू के डिसेबल विलेज का एक छोटा बच्चा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दुश्मनी हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट में निभा लेना, मगर यहाँ पर नहीं। मैं चाहता हूँ तुम वापस चले जाओ और डाशू से वापस निकलकर अपने घर जाओ। न्यू ईयर आ चुका है, जाकर अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करो। ये सुनकर वो लड़की बिल्कुल खामोश हो जाती है और मोशन से कहती है न्यू ईयर सेलिब्रेट करूं, अपने घर जाऊं। मेरा घर तो बहुत पहले ही तुम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। मेरा घर सान की फोर्ट्रेस में मौजूद था जो कि तुम लोगों की आपस की लड़ाई की वजह से पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया। मेरा ग्रैंड मास्टर वो टियान ज़ेनजुन था और मेरी मास्टर का नाम टियांग था, मगर क्योंकि शियानचेंग बैटल फील्ड में वो लोग तुम लोगों के हाथों बुरी तरह से मारे गए तो मेरे पास तुम लोगों के साथ दुश्मनी मोड़ लेने के अलावा और कोई भी चांस नहीं है। तुम लोगों ने जब अपनी आर्मी को हमारे सिटी पर भेजा था तो वहां तुम लोगों की आर्मी ने हर एक शख्स को मार दिया था, यहाँ तक कि मेरे ब्रदर्स, सिस्टर्स, मेरे पेरेंट्स, सब लोग तुम्हारी आर्मी की वजह से मारे गए।
वो लोग तो मुझे भी मारना चाहते थे मगर मैं किसी तरह बाल बाल बच के बाहर निकली हूँ। मैंने बाहर निकल कर देखा था तुम्हारी उस आर्मी ने मेरी पूरी की पूरी फैमिली को गद्दार डिक्लेयर कर दिया था और उन लोगों ने मेरी फैमिली के हर एक शख्स का सर धड़ से अलग कर दिया था। मेरे पास न्यू ईयर मनाने के लिए कोई भी नहीं, ना ही कहीं जाने के लिए कोई घर मौजूद है, पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है और वो ये है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूं। मगर मोशन उससे कहता है कि तुम्हें इस चीज को किस्मत समझकर भूल जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने गद्दारी की तो वो लोग अपनी गद्दारी में अपने प्लान को सक्सेसफुल ना बना पाए, जिसकी वजह से उन्हें मौत की सजा दी गई। वो लड़की कहती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, इसीलिए यानकांग किंगडम से आज़ादी हासिल करने के लिए हमारे लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी है। अगर वो लोग अपनी जान की कुर्बानी देकर जस्टिस लाने की कोशिश ना करते तो मुझे बताओ कि भला जस्टिस कहाँ मिलता है। मेरे ख्याल से हम लोगों के बीच में बातें अब बहुत हो गई हैं, अब बोलने को कुछ भी नहीं रह गया। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें भी वहां भेजा जाए जहां तुम अक्सर लोगों को भेजते हो। तैयार हो जाओ, अब तुम अपनी कब्र में जाने वाले हो। इतना कहते ही वो फौरन से अपने गूफ वर्म्स को ऑर्डर देती है और हमें दिखाया जाता है वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स अपना साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं और जैसे ही मोशन की तरफ हमला करने को आते हैं तो यहाँ पर मोशन वो उस लड़की से कहता है लगता है हम लोग सेम पाथ को फॉलो नहीं कर रहे। ये कहने के साथ वो फौरन से उस पोर्ट के ऊपर से जैसे ही ढक्कन हटाता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा स्कॉर्पियो निकलता है जो कि बाहर निकलते ही उन इंसेक्ट्स के साथ भिड़ जाता है और हमें दिखाया जाता है उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो सारे के सारे बग्स को एक एक करके मारना शुरू कर देता है और अपने मुंह से इतनी ज्यादा फायर एनर्जी जनरेट करता है कि वो सारे बग्स को जलाकर राख कर देता है। यहाँ तक कि उसकी फायर वो उस लड़की को भी जलाने लगी थी जिससे वो काफी इंजर्ड हो गई थी, मगर किसी तरह खुद को बचाकर वो वहां से भागने की कोशिश करती है। ये देखते ही वो स्कॉर्पियो फौरन से अपनी टेल के जरिए उस पर हमला करता है तो उसका डंक वो उस लड़की की बॉडी के आर पार निकल जाता है जिससे उस लड़की का काम वहीं तमाम हो जाता है और वो स्कॉर्पियो फौरन से उस लड़की को पानी में फेंक देता है जिससे वो लड़की आगे चलकर वो योंगजियांग रिवर के मॉन्स्टर्स का खाना बन जाएगी। ये देखकर मोशन को उस पर काफी ज्यादा तरस भी आ रहा था, मगर ना चाहते हुए भी अब उसे इस किस्मत को एक्सेप्ट करना पड़ता है। मगर उसे अभी भी एक लड़की का इंतजार था। वो कहता है कि वो स्नेक गर्ल अभी तक यहाँ पे अपीयर नहीं हुई, कहीं वो रास्ता भटक कर कहीं गुम तो नहीं हो गई, या फिर वो बहुत पहले ही उस डीमन गर्ल के हाथों मारी गई है, या फिर वो कहीं आसपास छुपी हुई है। मोशन जैसे ही वापस से अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो वो डीमन किंग डूटियान से कहता है कि यंग मास्टर तुम काफी अच्छे मूड में लग रहे हो क्योंकि अभी अभी तुमने एक खूबसूरत सी लड़की को मारा है। मुझे लगता है कि तुम आज बहुत अच्छे मूड में हो तो तुम मुझे आजाद करोगे। चलो, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, इस तरह एक ही पोस्टर में खड़ा खड़ा होकर मैं थक गया हूँ और मेरी एनर्जी भी कंज्यूम हो गई है, इसीलिए जल्दी आओ और मुझे आजाद करो। ये सुनने के बाद मोशन उसके पास जाता है और जाते साथ ही उसे जोरदार पंच दे मारता है जिस पर डूटियान किंग भी हैरान हो जाता है, मगर मोशन उस आर्मर पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है जिससे डीमन किंग डूटियान को भी कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्यों पिट रहा है। मगर ऐसा लग रहा था कि जिसे मोशन उस लड़की का गुस्सा इसके ऊपर निकाल रहा है और ऊपर से उस डीमन ने आते साथ ही मोशन को उस लड़की की मौत पर अजीब तरह से साथ दिया था जिससे मोशन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था और मोशन उस पर कोई तरस नहीं खाता और उसे एक के बाद एक अटैक के साथ बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। ये देखकर डीमन किंग उससे बार बार कहता है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मुझे बताओ तो सही कि मुझे क्यों मार रहे हो। पर मोशन उसे कुछ भी नहीं बताता। उसे पता था कि डीमन किंग डूटियान ने क्या गलती की है और वो उसे मार मार कर एक जोरदार लाइटनिंग पंच दे मारता है जिससे वो लाइटनिंग उसके ऊपर आकर गिरती है। इसी तरह फिर उसके ऊपर बार बार मोशन लाइटनिंग अटैक कर रहा होता है जिससे डीमन किंग डूटियान उससे काफी ज्यादा हर्ट हो रहा था, पर वो अटैक्स बार बार होते ही रहते हैं और मोशन उस पॉट को उठाकर वहां से चला जाता है और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।